नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में आज से लेकर लगभग आपके पास में 50 दिन का समय बचा है। और इन 50 दिन में हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें पढ़कर जाना ही है, और किस प्रकार से टेस्ट देना है, कितना और क्या पढ़ना है, एक कंप्लीट रणनीति आपके लिए लेकर आया हूं। बस आखिरी तक इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए तो आपका 100% यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपको याद ही है। 25 नंबर का मैथ्स आएगा, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, और 25 नंबर की साइंस आएगी, और 20 नंबर का आपका जीके और करंट अफेयर आएगा। ये कंप्लीट आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और आपके पास में यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आपके सिलेबस की। अब बात करते हैं कि भाई हमें कौन कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर है, इन सारे चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट कितने टाइप है, सारे टाइप को आपको याद करना है। मतलब क्या करना है दोस्तों, आपको ज्यादा सवाल के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि भाई मैं काम करता हूँ एक ही टॉपिक के 1000 सवाल लगा लेता हूँ, 500 सवाल लगा लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। बस एक चीज आपको करना है कि भाई कौन से चैप्टर से कितने टाइप बन रहे हैं, और जो जो टाइप बन रहे हैं दोस्तों उसके कम से कम 5 सवाल आपको लगाना ही लगाना है। मतलब मान लो परसेंटेज में आपके 20 टाइप बन रहे हैं, अब 20 टाइप के आप 5 सवाल लगाओगे तो वैसे आपके 100 सवाल हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर चैप्टर के जितने भी टाइप है वो टाइप आपको कंप्लीट याद रखना है। उसके लगभग 5 जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो एक बार लगाना है, और एक दिन में एक टॉपिक क्या करना है, एक दिन में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो लगभग आपके 25 से 30 टॉपिक है, तो 25 से 30 टॉपिक आप एक बार रिवीजन कर लोगे, फिर आगे बचे हुए दिनों में आप एक बार फिर एक दिन में एक टॉपिक लगाओगे, तो इस प्रकार से 2 बार रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दिन में एक टॉपिक अभी से कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्यादा सवालों के चक्कर में मत रहो, बस आपको जितने भी टाइप है वो टाइप याद रखना है, और उस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई ये टाइप है और इस टाइप का हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट संख्या प्रणाली इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बोर्ड मास रूल, दशमलव, उसके बाद में फ्रैक्शन, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में अनुपात समानुपात हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत तो इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि पूरा मैथ्स इससे बना है। क्षेत्रमिति की हम बात करें तो 2D और 3D से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। टाइम एंड वर्क, समय दूरी, उसके बाद में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, उसके बाद में एलजेब्रा, उसके बाद में ज्योमेट्री त्रिकोणमिति, उसके बाद में फिर यहाँ पर आयु और कैलेंडर घड़ी और पाइप टंकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैथ्स में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मान लो अभी कोई नया नया तैयारी करने लगा है, और नया नया तैयारी करने लगा है तो सर मेरा तो एडवांस मैथ्स कंप्लीट ही नहीं है। अब मैं एडवांस मैथ्स कंप्लीट नहीं है, और अगर आप अभी एडवांस मैथ्स में लगोगे तो आप जो बना बनाया काम है वो बिगाड़ लोगे। तो अभी आपको क्या करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये करना है कि भाई अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करना है। अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है उनके सारे टाइप आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर लो। रही बात एडवांस में कि सर एडवांस में कौन कौन से चैप्टर करे, तो एडवांस में एक तो दोस्तों क्षेत्रमिति इंपॉर्टेंट कर कर जाना है, और एक आपको संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट करके जाना है। ये 2 चैप्टर अभी आपको एडवांस में करके ही जाना है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जो अभी नई नई तैयारी कर रहा है एडवांस कंप्लीट नहीं है उसके अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ये तो रही आपकी मैथ्स की रणनीति। इतने इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 15,000 क्वेश्चन लगाने बैठूं तो अभी इतना टाइम नहीं है। सारे टाइप और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, रही बात साइंस की दोस्तों, साइंस आपको पता है 25 नंबर का आएगा, और इस 25 नंबर के साइंस में अगर आप देखोगे तो लगभग आपका जो
बायो है, इसमें बायो में 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका फिजिक्स में भी 8 से 9 नंबर के आएंगे, और फिर यहाँ पर आपका 7 से 8 नंबर का ये आपका केमिस्ट्री आएगा। तो इस प्रकार के आपके साइंस से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बायो में याद रखना है, पादप के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना, उसके बाद में जीव जंतु और पौधों का वर्गीकरण, ऊतक हो गया, कोशिका होगी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बायो में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो केमिस्ट्री, उसमें पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अणु परमाणु इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पढ़ के जाना, रासायनिक अभिक्रिया देख के जाना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु अधातु और अम्ल क्षार, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके लिए छाट कर लाया हूँ। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका वेटेज ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद में आप फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपका इकाई और मापन, गति के नियम, न्यूटन के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दबाव, ऊष्मा, उसके बाद में प्रकाश, प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश में आपका लेंस भी आ गए, दर्पण भी आ गए। उसके बाद ध्वनि, विद्युत धारा और चुंबकत्व, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों साइंस के। साइंस में सीधा सिंपल सा हिसाब है, अभी आपके पास टाइम है, इसमें भी एक दिन में एक टॉपिक आप निपटाते चलो, एक दिन में एक टॉपिक आप निपटाते चलो। और अगर आप यहाँ से साथ साथ इनके क्वेश्चन भी लगाते चल रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बस अच्छे से पढ़ते चलो और हर चैप्टर का क्वेश्चन लगाते चलो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग, तो रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। सीधी सिंपल सी बात है, कोई ऐसे टीचर देख लो दोस्तों जो एक दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहा है, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं रीजनिंग में, और एक दिन में एक चैप्टर, ऐसा टीचर जो कंप्लीट करवा रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो वो देख लो और उसके दिए हुए सारे क्वेश्चन एक बार लगा लो, सारे टाइप लगा लो, आपका रीजनिंग हो जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बस ये है कि सारे टाइप आपको लगाना है और ऐसा टीचर अभी देख लो जो एक दिन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद में रही बात जीके और करंट अफेयर की, तो दोस्तों जीके और करंट अफेयर का वेटेज आपका लगभग कितना, 20 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, स्टैटिक जीके को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, लेकिन स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे नंबर पर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे दूसरे, तो ये दो चीजें तो आपको अच्छी करनी ही करनी है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इन पर तो ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लो आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो इसके बाद में पॉलिटी मतलब संविधान और हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास, ये दो सब्जेक्ट और पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। ज्यादा जीके के चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि जीके का जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है जीके का कि जितना अंदर जाओगे जाते ही जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि स्टैटिक जीके को ज्यादा ध्यान दे लो, करंट अफेयर को ज्यादा ध्यान दे लो, और पॉलिटी और आधुनिक इतिहास ये आपको पढ़कर जाना है, इनसे ही आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा तो स्टैटिक जीके और करंट ही यहाँ पर वेटेज रखने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुई दोस्तों आपके सिलेबस की कि भाई कौन से सिलेबस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात आती है कि भाई टेस्ट कैसे दे। अब देखो टेस्ट में दो तरीके की चीज बन रही है, एक तो ऐसे दोस्त जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, और भाई अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ और आप क्या करोगे, टेस्ट देने बैठोगे, और अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, टेस्ट दोगे तो आपके नंबर कम आएंगे, और जब नंबर कम आएंगे तो आप वहां पर डीमोटिवेट होंगे, और डीमोटिवेट होंगे तो आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं दोस्तों कि एक काम करते हैं, अपन एक दिन में एक टॉपिक हम सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में एक टॉपिक अपन क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ साथ क्या करो दोस्तों, उस टॉपिक के क्वेश्चन भी लगा लो। देखो एक टॉपिक पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और एक टॉपिक मान लो आप 1.5-2 घंटे में पढ़ रहे हो, आधे घंटे में उसके सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करो और उस टॉपिक का क्या करो, टेस्ट दो, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अब जब आपका चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे लोगे और आपका सिलेबस मान लो 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर अपने को यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट पर देना है। क्यों? क्योंकि एक बार अपन ने सारा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे लिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगा लेंगे, तो फिर फुल लेंथ टेस्ट देने में काफी मजा आएगा, आपका वहां पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ऐसे दोस्त जिनका सिलेबस पूरा हो गया, अब सिलेबस पूरा हो गया तो वो क्या करे, तो सिलेबस पूरा हो गया तो सबसे पहला तो आप रिवीजन साथ में अच्छे से करते चलो, ठीक है। रिवीजन बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया और रिवीजन नहीं हुआ तो वो भी कोई काम का सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस पूरा हो चुका है तो रिवीजन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई टेस्ट रोज दे, क्या देखो
डेली टेस्ट देना जरूरी नहीं है। अगर मान लो आप एक दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हो, 7 दिन में 7 टेस्ट आपने दे लिए और उसका आपने एनालिसिस ही नहीं किया, तो वो टेस्ट किस काम का? भाई टेस्ट डेली दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो वो किस काम का? तो आप कोशिश करो कि सप्ताह में 2 टेस्ट दो, ठीक है। और सप्ताह में 2 टेस्ट देने के बाद में मान लो आपके कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, तो क्या करो कि पूरे 7 दिन उन टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। सप्ताह में 2 टेस्ट दे लो, आपके जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे पूरे 7 दिन तक उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइजन करो। फिर अगले सप्ते जब आप टेस्ट देने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार पहले इस टॉपिक से अपने गलत हो रहे थे लेकिन अब सही होने लग गए, तो आपका यहाँ पर काम आएगा। मतलब सप्ताह में 2 टेस्ट दो लेकिन आप उनका एनालिसिस अच्छे से करो। जितना अच्छा एनालिसिस करोगे उतना वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। जब अगला टेस्ट देने बैठोगे, अगले सप्ते 2 टेस्ट दोगे तो वो 2 टेस्ट आपके काफी अच्छे जाएंगे। ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। तो जिनके सिलेबस कंप्लीट हो रहा है वो टेस्ट देने में ध्यान मत दो, टेस्ट तो दो लेकिन उनका एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो अगले टेस्ट में ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिविजन अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। बस ये है कि सही पढ़ना है, ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ज्यादा रोज रोज नई नई रणनीतियां नहीं देखनी है, इससे काम बिगड़ता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, कम समय में ज्यादा जानकारी देना मेरा उद्देश्य रहता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अच्छी बेहतरीन जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।